एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो भौतिक विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा भाग 2 है अति संभावित प्रश्नों का, उसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स का ये। मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव आँख की जो रेटिना होती है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आँख की रेटिना पर। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी आपको बतानी है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अनंत। तो इसे आप याद रखिएगा। ये दोनों जो आपके प्रश्न हैं बहुत बार रिपीटेड प्रश्न थे, इनको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब होता है कहाँ पर बनता है आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष की समस्या होती है उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तथा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो उत्तल लेंस है वह इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसमें किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह पास रखी हुई वस्तु को ठीक से देख नहीं पाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह व्यक्ति पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकता है परंतु पास रखी हुई वस्तुओं को वह आसानी से नहीं देख सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी दूरदृष्टि दोष को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। मैंने 3-4 फैक्ट आपको बताए हैं दूरदृष्टि दोष रिलेटेड। पहला फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि दूरदृष्टि दोष में क्या समस्या व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो जो दूरदृष्टि दोष का व्यक्ति होता है वह पास की रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ये पहला फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो दूरदृष्टि दोष है इसका अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा फैक्ट क्या है कि जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसकी आंख में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो चौथा फैक्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा वह कौन सा फैक्ट है? वह फैक्ट है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आइरिस का क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो आइरिस का क्या कार्य होता है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आइरिस का क्या कार्य होता है? आइरिस जो है आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो कैमरा होता है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो कैमरा होता है, कैमरे में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। तो विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने वाला जो प्रकाश होता है, जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है, उसका जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन विचलन जो है सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में मतलब किस प्रकार के लेंस का उपयोग लाया जाता है, आपको बताना है। तो इसके बारे में भी आपको 4 फैक्ट मैं बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की समस्या व्यक्ति को देखने को मिलती है जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को वह नहीं देख सकता आसानी से। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को व्यक्ति आसानी से नहीं देख पाता, दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता। यह पहला फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फैक्ट क्या है, जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया। मैंने आपको बताया था जो आपका दूर दृष्टि दोष था उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते थे हम दूर दृष्टि दोष को, और इसके बाद जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो दूसरा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद यह जो अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट क्या कह रहा है, तो इसमें जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष में मैंने आपको क्या बताया था कि जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसकी आंख में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, परंतु निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तथा इसके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग हम करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, भूलने नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न है घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। दूसरी चीज क्या है, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष में जो आंख पर प्रतिबिंब होता है व्यक्ति की वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। चौथा फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है, तो अवतल लेंस की सहायता से जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये 4 फैक्ट इसमें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है, आपको बताना है। तो केंद्राभिमुखी बल के कारण, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही है। केंद्राभिमुखी बल के कारण जो उपग्रह है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, केंद्राभिमुखी बल के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना जो भार है कब अधिक महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब व्यक्ति को उसका जो भार है वह अधिक महसूस होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो फेदोमीटर जो होता है इसका उपयोग जो है हम समुद्र की गहराई मापने में करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, समुद्र की गहराई मापने में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपको अभी बताया था जो उत्तल लेंस है इसका उपयोग हम करते हैं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो पहला बिल्कुल सही है। दूरदर्शी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और आपका सूक्ष्मदर्शी में भी
उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि लोलक की जो कालावधि है किस पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोलक की जो कालावधि है यह किस पर निर्भर करती है, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। लोलक की कालावधि जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का हम उपयोग करते हैं, आपको बताना है। तो सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक फैदम किसके बराबर होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक फैदम जो होता है आपका 6 फीट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, एक फैदम जो होता है आपका 6 फीट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। स्टार मार्क इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान। और बार किसकी इकाई है आपको बताना है। तो बार के सहायता से हम प्रेशर यानी कि दाब मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दाब। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वाहनों की हेडलाइट में हम इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें भी आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल में जाता है। इसके अलावा जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ही जो मिरर इस्तेमाल में आता है वो भी आपका अवतल दर्पण ही होता है। इसके अलावा सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गया, ये सभी भी इसमें भी आपके अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, एक तरफ आपको आविष्कारक दिए गए और उनका आविष्कार दिया गया है, आपको बताना कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें से आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें से वाष्प इंजन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वाष्प इंजन का जो खोज किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। तो यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया, आप इसे याद कर लीजिएगा। जेम्स वाट के द्वारा जो है वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। इसके बाद अगला है J.A.G. बेल, यानी कि ग्राहम बेल जो आपके थे, तो A.G. बेल के द्वारा आपका टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार किया गया J.L. बेड के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे पेनिसिलिन आपको सुमेलित नहीं किया गया है। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था, तो आपका जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रकार से आपके चारों सुमेलित हो गए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। पेनिसिलिन का यहाँ पे होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली जो सुरक्षा फ्यूज होती है, फ्यूज का जो तार होता है वह कम खाली स्थान धातु से बना होता है, यानी कि किस प्रकार की धातु से बना होता है आपको बताना है। यह आपका सुरक्षा फ्यूज का जो तार होता है, तो सुरक्षा फ्यूज का तार जो होता है यह कम गलनांक वाली धातु का बना होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा, जो गन मेटल होती है यह किस मिश्र धातु की बनी होती है आपको बताना है। तो आपकी जो गन मेटल होती है किसकी बनी होती है, तो कापर की, टीन की और जिंक की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कापर है, मतलब जो गन मेटल है आपका, गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन का एक मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। आप इसे ध्यान दीजिएगा, कॉपर, टीन और जिंक, यानी कि CuZn और Sn का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आसमान में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारा होता है वह टिमटिमाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा,
वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है एक्सरे क्षेत्र किसके बीच अवस्थित होता है, आपको बताना है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हो जो एक्सरे है यहाँ पे किसके बीच अवस्थित है, तो एक्सरे यानी कि गामा किरणों यानी कि गामा रेज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाए गामा रेज, और यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों के मध्य स्थित है यहाँ पे एक्सरे। तो इस फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या तो यहाँ पे आप फैक्ट आप देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो वेवलेंथ होती है रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो एनर्जी होती है वो कम होती है। लेकिन जो गामा किरणें होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, परंतु इनमें हाइयर फ्रिक्वेंसी जो होती है हाई होती है, और इनकी जो एनर्जी होती है वह भी हाई होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि गामा किरणों से जैसे जैसे आप इधर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो वेव की तरफ बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी जो है मतलब जो वेवलेंथ है वो घटती जाती है। यानी कि रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, फिर सबसे कम होती है माइक्रोवेव की, फिर सबसे सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, जो आपका वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ होती है आपकी गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, फिर यहाँ पे एक्सरे की वेवलेंथ आती है, फिर आती है अल्ट्रावायलेट की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, लेकिन जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा आपकी होती है रेडियो तरंगों की। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात हो तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है गामा किरणों की होती है, फैक्ट आपको याद रखिएगा। लेकिन जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम आपकी होती है रेडियो तरंगों की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग संचार मतलब किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग संचार उपग्रह के लिए किया जाता है, यानी कि उपग्रह संचार के लिए किया जाता है। तो शॉर्ट वेव्स जो होती है यानी कि सूक्ष्म तरंगों जो होती है इनका जो उपयोग होता है उपग्रह संचार के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, शॉर्ट वेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगों का। तो यह हमारा सेकेंड वीडियो था फिजिक्स के एमसीक्यूज का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।